हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि इंडिया को अपनी पुरानी पॉलिसी चेंज क्यों करनी पड़ी। इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है, नई जो पॉलिसी है वो क्यों लानी पड़ी। सेकंड, कि बताइए 91 से पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके फीचर्स क्या थे, उसकी विशेषताएं क्या थी। थर्ड, जो 91 में नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनी उनके मेन फीचर्स क्या थे, उनकी मेन विशेषताएं क्या थी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तीन विशेषताएं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी नई पॉलिसी सरकार ने बनाई 91 में, उसके इकोनॉमी पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़े, वो इम्पैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि बताइए इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए सरकार को नई पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। बताइए 90 और 91 में जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी कंडीशन क्या थी बिफोर 91। तो इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी 91 से पहले वो ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडियन इकोनॉमी में, इसलिए नई जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको बनाना पड़ा। अगर हम बात करें तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी 91 से पहले जिसकी वजह से नई पॉलिसी लानी पड़ी। उसमें फर्स्ट पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट लगातार हर साल बढ़ता जा रहा था। बच्चों, फिस्कल डेफिसिट में हम बात करते हैं कि जब सरकार के खर्चे सरकार की इनकम से ज़्यादा होते हैं तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो 91 से पहले सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे और सरकार की इनकम कम थी। तो 91 से पहले जो डेफिसिट फाइनेंसिंग सिस्टम है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट की इनकम से बहुत ज़्यादा थे। सेकंड, इसलिए गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार लेना पड़ता था। पब्लिक डेप्ट भी बढ़ता जा रहा था, पब्लिक से भी सरकार जो है बहुत ज़्यादा उधार ले रही थी और हर साल एज ए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सरकार को देना पड़ता था, जिसका इकोनॉमी की ग्रोथ पर एक अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अगर हम बात करें डेफिसिट फाइनेंसिंग की, घाटे के बजट की, तो सरकार के खर्चे सरकार की इनकम से 61 करोड़ ज़्यादा थे, जो टोटल जीडीपी का 85% था। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को सरकार ने नई पॉलिसी बनाई, नई पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। सेकंड, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है विदेशों को बेचना, इंपोर्ट विदेशों से खरीदना, इनके बीच के डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। तो जब इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट से, क्योंकि इंपोर्ट में हमें पेमेंट करना होता है और एक्सपोर्ट से हमें रिसिप्ट्स, इनफ्लो पैसा मिलता है, तो उसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। कि जब इंपोर्ट ज़्यादा है, पेमेंट हमको ज़्यादा करना है, और जो एक्सपोर्ट है वो कम है, तो इसको हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 91 से पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा लगातार कम होता जा रहा था अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता जा रहा था जिसका इकोनॉमी के ग्रोथ पे सही इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिसी है पुरानी वाली उसको चेंज किया और एक नया रिफॉर्म जो है नई पॉलिसी लेके आए। थर्ड प्रॉब्लम्स 91 से पहले इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम था, प्राइस राइजिंग, कीमतों का बढ़ना। तो नई पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों के लिए, उनके प्राइस लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो गरीबों पे और जो सैलरी वाले लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा था। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी डाउन हो गया था। अगर हम बात करें तो प्राइस जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे 16%। जो भी प्रोडक्ट पहले 100 रुपये का है तो हर साल 16% के रेट से प्राइस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बढ़ते जा रहे थे। इसलिए
इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है उसे अडॉप्ट किया गया ताकि प्राइस राइजिंग को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस राइजिंग की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर थी। अगर हम बात करें 90 तक ज़्यादातर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई थी, लेकिन ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं ये लॉस में चल रही थी और पब्लिक सेक्टर लगातार फेल हो गया था, करप्ट हो गया था, इनएफिशिएंट हो गया था, काम बहुत डिले होता था। इसलिए नई जो पॉलिसी है उसको लाया गया, उसको कंसीडर किया गया नई पॉलिसी को। फिफ्थ पॉइंट, गल्फ क्राइसिस, खाड़ी संकट। बच्चों, ज़्यादातर इंडियंस जो है वो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे थे और उस समय ईरान और इराक के बीच में रिलेशन ठीक नहीं थे और लड़ाई झगड़ा चल रहा था ईरान और इराक के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंडिया लौटना पड़ा और जो गल्फ कंट्रीज से हमारी अर्निंग आती थी फॉरेन एक्सचेंज की, करेंसी की, वो भी कम हो गई, जिसकी वजह से इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बताइए 91 से पहले जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसके जो मेन फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या थी। पहला है प्रायोरिटी टू द पब्लिक सेक्टर। 91 से पहले ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सरकार के पास थी और इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने ये विश्वास किया था कि इंडिया को ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो अपने पास रखनी चाहिए ताकि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो। दूसरी विशेषता रही इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यदि प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इवन अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तब भी उसे सरकार से ही परमिशन लेनी पड़ती थी। तो लाइसेंसिंग सिस्टम था 1991 से पहले बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बच्चों, जो एफडीआई है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी पे। 1991 से पहले एफडीआई बहुत इजी नहीं था इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। फोर्थ पॉइंट है प्रोटेक्शंस, संरक्षण। गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर के कंपटीशन से बचाती थी। किस तरीके से? इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा के, और एक साल में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी पर्सन कितना इंपोर्ट करेगा उसकी लिमिट को तय करके, उसके कोटा को तय करके सरकार जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाती थी 91 से पहले। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की कि बताइए 91 में जो नई पॉलिसी बनी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी फीचर्स, उसकी विशेषताएं क्या रही। तो एक एक करके पढ़ते हम लोग। मेन जो फीचर्स हैं 91 की जो पॉलिसी बनी 91 में, उसके फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, आर्थिक सुधार, वो क्या होता है। बच्चों, जब इकोनॉमी को एफिशिएंट करने के लिए, कम्पिटिटिव बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए कोई भी देश जो है बहुत सारे एफर्ट्स करता है, बहुत सारी कोशिशें करता है, तो हम उसे एक नई पॉलिसी कहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के द्वारा भी 91 में, बात 24 जुलाई 91 में इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई ताकि देश में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो। इसमें 91 की जो पॉलिसी है उसमें उसके जो फीचर्स थे मेन, वो 3 थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम तीनों का मीनिंग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लिबरलाइजेशन की, उदारीकरण की। बच्चों, लिबरलाइजेशन का मतलब है कि वो सरकार के इकोनॉमी के ऊपर जितने भी कंट्रोल हैं और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको विड्रॉ करना, उन सबको हटा देना। 91 से पहले इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पूरा का पूरा जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। जैसे कि लाइसेंसेस कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कंपलसरी था। कोई भी फर्म अगर अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहती है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना भी कंपलसरी था। तो ये सब चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दिए गए, तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। जिसकी वजह से पहले जो है जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल थे तो उस समय करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इनएफिशिएंसी बढ़ गई थी। इसलिए नई पॉलिसी लानी पड़ी और जब सरकार ने अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो इकोनॉमी को एक लिबरलाइजेशन जो है मिला। बात करेंगे सेकंड फीचर की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दूसरा जो फीचर्स है वो है प्राइवेटाइजेशंस। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अब
पूरे पूरे तरीके से या कुछ हद तक जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है उन पे ओनरशिप सेटअप करना और उनको मैनेज करना। तो जब सरकार पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को पूरा प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दे देती है या आधा चलाने के लिए देती है या पूरे से कम जो है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट सेक्टर 91 से पहले ज़्यादातर इंडस्ट्री सरकार के पास थी। तो इनएफिशिएंसी, बच्चों इनएफिशिएंसी का मतलब है काम का डिले होना, काम का देर में होना। तो पब्लिक सेक्टर में जो काम होता था वो डिले होता था। उस इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया और पब्लिक सेक्टर को रन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर किया। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है पहले गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही थी और गवर्नमेंट सेक्टर लॉस में चल रहे थे। गवर्नमेंट की सिचुएशन जो है ठीक नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया, जिससे इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ी और कंज्यूमर को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है एक देश की इकोनॉमी को और देशों के साथ और देश की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना। तो जब भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए और एफडीआई को प्रमोट किया, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी को और देशों की इकोनॉमीज के साथ कनेक्ट करना। तो ग्लोबलाइजेशन में ये किया जाता है कि इकोनॉमी को ओपन किया जाता है और आपस में मिलजुल कर इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते हैं। सभी देशों ने महसूस किया कि इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजी और फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए सभी देशों ने महसूस किया कि इकोनॉमी ओपन होनी चाहिए और ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत महसूस की गई और उसमें जो ट्रेड है उसे फ्री किया गया, फ्री ट्रेड जो है, ताकि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की कि बताइए लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है और लिबरलाइजेशन के जो मेन फीचर्स है वो क्या है। इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को सरकार ने कैसे लिबरलाइज किया, कैसे उसमें लिबरलाइजेशन के प्रोग्राम जो है सरकार ने लॉन्च किए। तो लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब हमें पता होना चाहिए, जब सरकार अपने सारे कंट्रोल, अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमी के ऊपर जो सरकार ने लगाए हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन कंट्रोल को हटा दे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से प्रोग्राम जो है लिबरलाइज के लिए सरकार ने किए, किस तरीके से। पहला, सरकार ने क्या किया कि पहले कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी, वो लाइसेंसिंग सिस्टम सरकार ने खत्म कर दिया। तो 91 के रिफॉर्म से पहले बहुत नेसेसरी था लाइसेंस लेना इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, और इस रिफॉर्म में जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसे खत्म कर दिया गया। अब कुछ चीज़ों के अलावा, कुछ जो डेंजरस और हार्मफुल है गुड्स, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव जो है, इनके अलावा बाकी सब पे जो है लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया, केवल इन्हीं पे जो है कुछ लाइसेंसिंग सिस्टम को रखा। तो बच्चों, जो लाइसेंसिंग है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अगर कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती थी, जिससे इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक बूस्टअप आया और वो काफ़ी ग्रोथ किया इंडस्ट्री ने, जब सरकार ने अपने सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, तो बच्चों उत्पादन क्षेत्र से भी आरक्षण हटा दिया। जो पहले एसएसआई के लिए रिजर्व थे, जो गुड्स पहले एसएसआई के लिए रिजर्व थे, अब वो सभी प्रकार के, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, उनके लिए भी ओपन कर दिया गया। अब किसी के लिए भी कोई भी गुड्स जो है रिजर्व नहीं रखे गए। थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट कैपिटल गुड्स को फ्रीडम दिया गया। पहले कैपिटल गुड्स में जैसे मशीनें आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो लिबरलाइजेशन का यह स्टेप भी उठाया गया जिसमें सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे मशीन्स के इंपोर्ट पे, टूल्स के इंपोर्ट पे, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। इन्वेस्टर अब जो है कैपिटल गुड्स मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें विदेशों से खरीद सकते थे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, और इंपोर्ट जो लाइसेंस सिस्टम था वो भी रिमूव कर दिया गया, वो भी हटा दिया गया, लिबरलाइज किया। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की एसएसआई में जो लिमिट है उस लिमिट को हटा दिया गया, उस लिमिट को बढ़ा दिया। जैसे एक स्टेप ये भी लिया गया कि लिबरलाइजेशन जो दिया गया एसएसआई को हम लोग जो है, तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसमें वो लिमिट बढ़ा दी गई। पहले ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट बहुत कम थी, अब इस लिमिट को
बढ़ा दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन जो है, उसमें हमें बताना है कि जो लिबरलाइजेशन है सरकार ने, वो फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके से किया और फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि फाइनेंशियल सेक्टर को सरकार ने किस तरीके से लिबरलाइज किया, कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर में किए गए। बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सब आते हैं। तो आरबीआई पहले क्या करता था, आरबीआई 91 से पहले सभी बैंकों को रेगुलेट करता था, उनके लिए नियम बनाता था। अब रेगुलेटर के साथ साथ फैसिलेटर भी बन गया, वो बैंकों की हेल्प करने लगा और जितने भी बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का फ्रीडम दे दिया गया। इस तरीके से जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको लिबरलाइज किया गया। सेकंड नंबर पे परमिशन दे दिया गया कोई भी प्राइवेट बैंक खोलने के लिए। इस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइज किया गया। और बैंकिंग सेक्टर में जो एफडीआई है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई। 50% तक एफडीआई जो है बैंकिंग सेक्टर में की जा सकती थी। फोर्थ पॉइंट, बैंकों को फ्रीडम दे दिया गया कि वो बिना आरबीआई के परमिशन के नए नए ब्रांचेस खोल सकते हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इनको भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन दे दिया गया। अब बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि किस तरीके से टैक्स जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया गया, उसको लिबरलाइज किया गया। इनकम टैक्स का जो रेट है वो कम कर दिया गया ताकि लोग जो है टैक्स चोरी ना करें। सेकंड नंबर पे जो कॉरपोरेशन टैक्स रेट है, प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स, उसे भी कम कर दिया गया ताकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े। और जो बहुत सारे टैक्स लगते थे उन सबको हटाकर एक जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स। और जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसे भी बच्चों बहुत आसान बना दिया। अब बताना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको सरकार ने किस तरीके से लिबरलाइज किया, उसमें जो रिफॉर्म है वो समझाने। रुपये की वैल्यू को सरकार ने कम किया। बच्चों, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। जब फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है तो रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। अगर फॉरेन करेंसी महंगी हुई है मार्केट की वजह से और रुपये की वैल्यू गिरी है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और यदि सरकार ने जानबूझकर फॉरेन करेंसी को महंगा किया है और रुपये की वैल्यू को गिराया है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। भारत के रुपये की वैल्यू गिराई गई ताकि भारत की चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर सस्ती हो जाएं और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े और इंपोर्ट कम हो। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में रिफॉर्म किया गया। सेकंड नंबर पे इंडिया ने जो फॉरेन करेंसी के रेट का जो डिटर्मिनेशन सिस्टम था उसको फिक्स सिस्टम से फ्लेक्सिबल सिस्टम कर दिया। अब जो है मार्केट में ही किसी भी देश की करेंसी का जो रेट है वो डिसाइड होगा। बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में कैसे लिबरलाइजेशन किया गया, किस तरीके से उसमें रिफॉर्म किए गए। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। कुछ डेंजरस और हार्मफुल गुड्स के अलावा बाकी सब पे जो लाइसेंस है, इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता था वो हटा दिया गया। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कोटा था उसे भी खत्म कर दिया। अब अनलिमिटेड कोई बाहर से कितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकता था। कस्टम जो ड्यूटीज है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगने वाले जो टैक्स हैं उन्हें कम कर दिया गया। और बहुत सारी चीज़ों पे तो जो एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता था वो हटा दिया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की कि बताइए बायलैटरल ट्रेड क्या होता है। बच्चों, बायलैटरल ट्रेड एक एग्रीमेंट है जो दो देशों के बीच में होता है और उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर ही दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। बताइए व्हाट इज मल्टीलेटरल ट्रेड, कि मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है। बच्चों, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक देश का बहुत सारे देशों के साथ वो एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट के बिहाफ पे इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। तो देश में जो व्यापार है
वो एक दूसरे के साथ जो व्यापार करना है उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन और कुछ एग्रीमेंट बनाए जाते हैं जिसके बिहाफ पे इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, उसे हम कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड। बताइए कि जो टैरिफ बैरियर है उसका मतलब क्या है, शुल्क बाधाएं क्या होती हैं। कस्टम जो ड्यूटीज है उसे एक ट्रेड बैरियर समझा जाता है। बच्चों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा उतना इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड कम होगा। तो इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाने से इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट पे भी ज़्यादा टैक्स लगाने से एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो जितने भी देश हैं वो क्या करते हैं कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर के कंपटीशन से बचाने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे पहले। तो ये टैक्स लगाना ही टैरिफ बैरियर कहलाता है। अब है कि बताइए कि नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स किसे कहते हैं? इसे क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। तो जब कोई देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोटा लिमिट तय कर देता है तो उसे हम नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। कोटा का मतलब है वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो एक साल में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जा सकती है। कोटा जो है हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बच्चों कम कर देता है, इसलिए हम इसको भी इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा बैरियर कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है और प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन कौन से रिफॉर्म, कौन कौन से प्रोग्राम सरकार ने किए। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो जब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती हैं, या तो पूरे तरीके से या फिर पार्सल ओनरशिप दी जाती है उनको, या उनको मैनेज करने के लिए बोला जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट जो सेक्टर होते हैं, पीएसआई, पीएसयू, उन्हें बेच दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को। तो ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहने लगे। प्राइवेटाइजेशन के अगर हम फीचर्स की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, तो पहला फीचर यह है कि प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर है उन्हें कम कर दिया जाता है, उनकी संख्या को। पहले सरकार के पास ज़्यादातर इंडस्ट्रीज थी जिन्हें सरकार रन करती थी। 17 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सरकार ने 91 से पहले अपने पास रखी हुई थी। अब इसको कम करके केवल 6 इंडस्ट्रीज, जिसमें इंक्लूड थे जो डेंजरस केमिकल हैं और रेलवे है, सिगरेट, वाइन, ये चीज़ें जो है सरकार ने अपने पास रखी 6 इंडस्ट्रीज। बाकी सब कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को रन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट एसेट्स को बेचना। तो बच्चों, जब सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अपने कैपिटल्स को, तो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, बड़े बड़े होटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए सरकार के द्वारा, ताकि प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हो, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका विस्तार हो। थर्ड पॉइंट, सरकार ने अपने जो शेयर्स हैं उनको भी बेच दिया। ये भी प्राइवेटाइजेशन का एक रूप था। तो 91 में जो पॉलिसी बनी उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपने शेयर भी बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को। जैसे कि पहले मारुति उद्योग में सरकार के 28% शेयर थे, बट सरकार ने अब इनको भी प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन एक्सपेंशन। पहले अगर कोई भी प्राइवेट फर्म अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। अब ये परमिशन वाला प्रोसेस भी हटा दिया गया। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी जो इंडस्ट्रीज है उन्हें जितना चाहे एक्सपेंड कर सकता था, उसके ऊपर गवर्नमेंट के कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। बताइए सरकार को प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करना पड़ा। बहुत सारे पीएसयू लॉस में चल रहे थे और जो सरकार के लिए एक सोशल बर्डन बन चुका था। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी पीएसयू में, काम बहुत डिले होता था और प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। थर्ड पॉइंट, सरकार जो है पैसा प्राप्त करना चाहती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर किया जा सके। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है उसके लिए सरकार को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए भी सरकार ने अपने जो एसेट्स हैं उन्हें बेचा। करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था पीएसयू में, जिसकी वजह से सरकार को पीएसआई, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर को बेचना पड़ा।
लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर जो है उसको आगे किया गया, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर बेचा गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की कि बताइए प्राइवेटाइजेशन के दो डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को समझाइए। स्ट्रैटेजिक सेल, तो दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। एक है रणनीतिक बिक्री, स्ट्रैटेजिक सेल। स्ट्रैटेजिक सेल में सरकार जो है अपने जो एसेट्स हैं वो 51% या 51% से भी ज़्यादा, मोर देन 50%। तो जब सरकार अपने एसेट्स, अपने शेयर 50% से भी ज़्यादा बेच देती है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक सेल। इसमें जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि सरकार के जो शेयर हैं वो 50% से कम है और 50% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर के हैं, जिससे मैनेजमेंट और जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। उसी प्रकार से दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन का मेथड है वो है माइनॉरिटी सेल, जिसमें सरकार 50% से कम जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर को देती है, प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, और जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट है वो अपने पास ही रखती है, सरकार के पास ही रहता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों पूछा गया है कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसके जो मेरिट और डिमेरिट्स हैं उनको डिस्कस कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के जो गुण हैं, मेरिट्स हैं, उनको देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, काम जल्दी जल्दी होता है और बढ़िया काम होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। प्राइवेटाइजेशन से सरकार के पास पैसा आया जिसे सरकार ने सोशल वेलफेयर पे खर्च किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लोग हैं उन्हें भी अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिले, अच्छी सर्विसेज मिली प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाता था और फिर उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता था। बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के डीमेरिट्स की, उसकी हानियां क्या थी प्राइवेटाइजेशन की। बच्चों, प्राइवेटाइजेशन सोशलिज्म के अगेंस्ट होता है जो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। जो वर्कर हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उनकी जो लाइफ है थोड़ा डिफिकल्ट हो गई जब प्राइवेटाइजेशन आया। सेकंड पॉइंट में जो प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं उनका जो मेन एम होता है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को कमाना होता है। वो कभी भी सोशली डिजायरेबल जो गुड्स होते हैं, सर्विसेज, उनको इम्पोर्टेंसी नहीं देते, वो सोशल वेलफेयर नहीं करते, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में इंडियन इकोनॉमी को और देशों की इकोनॉमी के साथ अटैच करना, कनेक्ट करना, ओपन इकोनॉमी करना, और जो फॉरेन ट्रेड पर, विदेशी व्यापार पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत इजी बनाना, बहुत आसान बनाना, उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो नई पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन लाया गया, फॉरेन ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत आसान बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रेड को। तो ग्लोबलाइजेशन में हम भारत की इकोनॉमी को और देशों की इकोनॉमी के साथ अटैच करते हैं, और इकोनॉमी जो है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत आसान बनाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं हम लोग एक एक करके कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स कैसे थे, और इंटरनेशनल ट्रेड को सरकार ने कैसे बहुत इजी बनाया, बहुत आसान बनाया। तो स्टडी करते हैं। पहला, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इजी बनाया गया, एफडीआई को। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ओपनली ग्रांटेड दिया गया कि वो इंडिया में आके जितना मर्जी एफडीआई कर सकते हैं, और एफडीआई की जो लिमिट है उसे बढ़ा दिया गया। सेकंड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसमें ग्लोबलाइजेशन के लिए एक पॉलिसी अपनाई गई कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में कितने समय तक भी, लॉन्ग टर्म तक भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे भारत में ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ। थर्ड, टैरिफ जो रेट्स हैं उन्हें कम कर दिया गया। बच्चों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स को कम कर दिया गया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड
बढ़ने लगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा। फोर्थ पॉइंट, जो कोटा है उसे हटा दिया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो कोटा था वो कोटा बिल्कुल हटा दिया। अब कितना भी एक्सपोर्ट और कितना भी इंपोर्ट किया जा सकता था उसके ऊपर जो लिमिटेशंस हैं वो हटा दी गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करने आते थे इंडिया में उन्हें एग्जम्पशन दिए गए, टैक्स में उनको छूट दी गई, कई चीज़ें उन्हें टैक्स फ्री किया गया और अब वो इंडिया में 50% से भी ज़्यादा इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे। 6 पॉइंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड, इसमें बाहर की कंपनियों को लंबे समय तक भारत में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पार्सल कन्वर्टिबिलिटी। अब भारत की सरकार फॉरेन करेंसी के जो प्राइस हैं उन्हें कुछ हद तक चेंज कर सकती थी। सरकार ने जानबूझकर फॉरेन करेंसियों के रेट को बढ़ाया जिससे भारत के रुपये की वैल्यू गिरे और भारत में चीज़ें सस्ती हों, भारत का एक्सपोर्ट बढ़े। तो भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने जानबूझकर रुपये की वैल्यू को कम किया जिससे भारत के प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे सस्ते हो जाएं। अब हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग की कि आउटसोर्सिंग क्या है। भारत एक आज की डेट में आउटसोर्सिंग का एक बेस्ट डेस्टिनेशन कैसे है। बच्चों, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब एक कंपनी बाहर किसी अन्य देशों के वर्करों की सर्विस हायर करती है और देशों से सर्विसेज लेती है तो उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो अमीर देश होते हैं, वो हमेशा गरीब देशों, डेवलपिंग कंट्रीज से जो वर्कर हैं उनकी सर्विस लेती है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से, इंटरनेट की सुविधा होने से आज की डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनियां हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो वर्कर हैं उनकी सर्विसेज जो है हायर करती है, वहीं से सर्विसेज लेती है। ऑनलाइन जो काम है, वर्क फ्रॉम होम, वो होता है। तो आज की डेट में इंडिया जो है एक फेवरेट आउटसोर्सिंग का डेस्टिनेशन बन गया है। हमें बताना है कि कैसे, किस तरीके से आउटसोर्सिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बना है। एक तो भारत में कम रेट पे काम करने को लोग तैयार होते हैं और जो कंपनीज है इससे कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम आती है। दूसरा, इंडिया में स्किल्ड जो मेन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों को काफ़ी नॉलेज है और जो इंडियंस हैं वो जो और देशों के कंपेरेटिवली जो डेवलपिंग है, गरीब देश, उनके कंपेरेटिवली भारत में अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लोग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। बताइए इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग बहुत अच्छा क्यों है। इंडिया को आउटसोर्सिंग से क्या फ़ायदा है। इससे इंडिया के बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा, इससे इंडियन लोग जो है बहुत फॉरेन करेंसी कमाते हैं इंडिया। इससे भारत का जीडीपी इंप्रूव होता है, ग्रोथ रेट बढ़ता है। बताइए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आउटसोर्सिंग के फेवर में क्यों नहीं है। क्योंकि इससे उनके देश में जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, वो कम हो जाता है। इससे उनकी फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होती है, बाहर जाती है। इससे उनके जो ग्रोथ रेट है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बात करेंगे WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है और इससे इंडिया को कैसे हेल्प मिला। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो 1995 में स्टार्ट हुआ था। पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसका नाम जो है चेंज करके WTO कर दिया गया। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मेन एम है वो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हटाना, फॉरेन ट्रेड को ईजी बनाना और फॉरेन ट्रेड में जो बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को हटाना। WTO बायलैटरल ट्रेड को डिस्करेज करता है और मल्टीलेटरल ट्रेड के फेवर में होता है कि एक देश बहुत सारे देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करे। 14 जुलाई 2016 तक इसके जो मेंबर्स थे वो 164 मेंबर्स थे इस WTO के। जितने भी सारे मेंबर हैं उन्हें एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जिससे उनको इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। WTO मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करता है। ये भारत की काफ़ी हेल्प करता है जिससे भारत कई देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है। ये सभी प्रकार के जो बैरियर हैं उन्हें हटाता है, ट्रेड में जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो बाधाएं होती हैं, और ये अलाउ करता है कि सभी देशों के जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में आएँ। WTO का जो एम है वो ये उद्देश्य है कि किसी भी देश में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़े,
क्योंकि जब एक देश में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा तो तभी तो वो अन्य देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्शन एक्सपेंशन को फेवर करता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताना है कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे बैड इफेक्ट क्या पड़ा, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर पे नई पॉलिसी का जो 91 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो रिफॉर्म के समय जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हो गया, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा है वो कम खर्च किया। गाँव में इरिगेशन फैसिलिटी पे, पावर, रोड, इन पे जो खर्चे हैं सरकार ने कम कर दिए। फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडी मिलती थी वो हटा दी गई, जिससे गरीब किसानों को बहुत प्रॉब्लम हुई और उनकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो गई। इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने से और इंपोर्ट जो कोटा है उसे ख़त्म करने से बहुत सारे फॉरेन जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं वो इंडिया की मार्केट में आ गए, जिससे भारत के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम हो गई क्योंकि उन्होंने कम रेट पे बेचा। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे भी हटा दिया गया, जिससे किसानों की जो कंडीशन है वो खराब हो गई और मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज हैं उससे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। 6 पॉइंट, किसानों को इनकरेज किया गया कि वो अपने खेतों में कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें जिसे मार्केट में बेचा जाता है, जिससे जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी शॉर्टेज हो गई क्योंकि सभी किसानों ने वही चीज़ें प्रोड्यूस की जो इंडस्ट्री उनसे परचेज करती थी, जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें सब्जियां हैं उनकी सप्लाई कम हो गई और उनके प्राइस बढ़ने लगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। बताइए कि जो नई पॉलिसी है उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या बैड इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा। इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो गया, कम हो गया रिफॉर्म के समय, और जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी कम हो गई क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन गुड्स है वो इंडिया में ज़्यादा इजीली मिलने लगे। हमारी जो मार्केट्स हैं वो फॉरेन गुड्स के लिए ओपन थी, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी मार्केट को हमारे गुड्स के लिए ओपन नहीं किया। हमारा जो एक्सपोर्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी जो सरकार है, सरकार ने अपने जो खर्चे हैं वो कम कर दिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की कि बताइए वेलफेयर और सोशल जस्टिस पे नई इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शंस कम होने से गांव में गरीबी और बेरोजगारी बनी रही और जिसकी वजह से कई किसानों ने आत्महत्या करी। सब्सिडी कम करने से किसानों की जो प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आने लगी और उनका प्रॉफिट कम हो गया, उनकी इनकम कम हो गई। प्राइवेटाइजेशन ने जो वर्कर है उनकी जो लाइफ है उसे बहुत हार्ड बना दिया, बहुत कठिन बना दिया, क्योंकि अब वर्करों की जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं थी प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से। प्रॉफिट ही मेन एम रहा प्रोडक्शन करने का, इसलिए जो सोशल डिजायरेबल गुड्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से एसएसआई खत्म होने लगे, एसएसआई के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कम होने लगी और कई जो वर्कर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। एमएनसी के आने से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिली, स्पेशल जो औरतें हैं उन्हें जॉब मिला, एजुकेटेड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की कि बताइए जो नई पॉलिसी है उसका देश के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसे जीडीपी के टर्म्स से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। भारत का जो जीडीपी है वो 5.6% से बढ़कर 8.2% हो गया, ग्रोथ रेट बढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कम हुआ, ओवरऑल ग्रोथ रेट बढ़ा, 5 से अराउंड 8 हो गया। और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें भी फ्लक्चुएटिंग लगा रहा, कभी ग्रोथ रेट बढ़ा, कभी घटा, कभी बढ़ा। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत अच्छा देखा गया, लगभग 10.3% ग्रोथ रेट जो है सर्विस सेक्टर में हुआ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की कि बताइए जो नई पॉलिसी सरकार ने बनाई उसका भारत के फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। एफडीआई पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जहां पहले 100 मिलियन यूएसए डॉलर था वो जो है 36 बिलियन डॉलर हो गया।
2016 और 17 में बढ़कर। फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसीज है वो भी पहले जहां 6 बिलियन थी वो 360 बिलियन हो गई। आज भारत जो है के पास फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है फॉरेन करेंसीज इंडिया ने कमाई है डेवलपिंग कंट्रीज में। बताइए नई पॉलिसी का फिस्कल पॉलिसी पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सोशल जो सेक्टर पे पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सरकार ने कम कर दिया रिफॉर्म के समय। टैक्स रेट कम होने से सरकार की इनकम कम हो गई, सरकार की जो मनी रिसिप्ट्स हैं। कस्टम ड्यूटीज को कम करने से भी सरकार के पास इनकम कम हो गया, सरकार की वो कम हो गया और इसका गवर्नमेंट के रिवेन्यू पे बहुत इफेक्ट पड़ा। 91-92 में जो टारगेट रखा था डिसइन्वेस्टमेंट का वो 2500 करोड़ था, लेकिन वो मिला डिसइन्वेस्टमेंट में 3000, 2500 से भी ज़्यादा। 2017-18 में जो टारगेट है 1 लाख करोड़ का था और डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को जो पैसा मिला वो 1,57,000 करोड़ रुपया मिला। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। बताइए इन्वेस्टमेंट क्या होता है और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को समझाइए रिफॉर्म के समय। जब गवर्नमेंट अपने एसेट्स, अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है तो इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया, इसकी आलोचना की गई क्योंकि सरकार ने जल्दीबाजी में कम रेट पे प्राइवेट सेक्टर को अपने एसेट्स बेच दिए लॉस में, जिसका गवर्नमेंट को लॉस हुआ। जो मनी डिसइन्वेस्टमेंट से मिली थी उसका यूज जो है वेलफेयर और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में कम यूज किया गया। इसका यूज जो है रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए किया गया, जो घाटा आया था। ज़्यादातर प्रॉफिट मेकिंग जो पीएसयू थे उन्हें भी बेच दिया गया, जिनसे अच्छा खासा सरकार को लाभ मिल रहा था, उन्हें भी बेच दिया गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। एलपीजी पॉलिसी क्या है और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बताइए, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए एलपीजी के फेवर में बात कीजिए। और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो एलपीजी है उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा। एलपीजी 3 चीज़ों का मिक्सअप है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों चीज़ों से नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है एलपीजी। पहली बात तो जो फिस्कल डेफिसिट था वो कम होने लगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था नई इकोनॉमिक पॉलिसी का कि अब जो सरकारी घाटा है, सरकार जो घाटे में चल रही है वो घाटा कम होने लगा। अगर हम बात करें तो पहले जीडीपी का 8% जो है डेफिसिट था, अब ये 5% रह गया। सरकार ने मनी की सप्लाई पे कंट्रोल किया, मनी की सप्लाई को कम किया, जिससे प्राइजेज कम हो गए। तो जब प्राइजेज जो है इकोनॉमी में लगातार बढ़ रहे थे तो नई पॉलिसी लानी पड़ी। सरकार ने जो है ये सप्लाई की, मनी की सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं, तो नई पॉलिसी लाने से जो प्राइस जो है पहले करेंसी जो मनी की सप्लाई है पहले 12% जो है हर साल सप्लाई बढ़ती जा रही थी, उसे 5% गया। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, पहले कंज्यूमर की ज़्यादा इंपॉर्टेंसी नहीं थी, नई पॉलिसी लाने से, एलपीजी लॉन्च करने से अब कंज्यूमर की इंपॉर्टेंसी बढ़ गई। बहुत सारे आइटम्स जो है कंज्यूमर को अवेलेबल होने लगे मार्केट में, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा। इमर्जिंग एज ए पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री, एलपीजी लॉन्च करने से, नई पॉलिसी लाने से भारत की इकोनॉमी एक पावरफुल इकोनॉमी बनी। नेक्स्ट पॉइंट है वाइब्रेंट इकोनॉमी। जो इकोनॉमी पहले स्टैग्नेंट थी, जहां ग्रोथ रेट स्टॉप हो चुका था, अब इकोनॉमी जो है वाइब्रेट होने लगी, इकोनॉमी में ग्रोथ रेट बढ़ने लगा। इकोनॉमी जो है जहां पहले 4% ग्रोथ रेट पे चल रही थी, अब जो है ग्रोथ रेट बढ़कर 9% होने लगा। इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ये भी एक एलपीजी का पॉजिटिव इम्पैक्ट था। अब इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाने लगा। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी का ये भी बेनिफिट हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी को अब सभी देश जानने लगे। भारत की फॉरेन करेंसी इंक्रीज हुई, तो जब ग्लोबलाइजेशन किया तो बहुत सारी कंपनियां भारत में कैपिटल लेके आई, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा,
जिससे भारत के पास जो फॉरेन करेंसी है उनके जो भंडार हैं वो बढ़ने लगे। बताइए एलपीजी का नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, नई पॉलिसी का नेगेटिव इफेक्ट। कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखे गए नई पॉलिसी में जो थे, फॉलोइंग एक एक करके पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। नेग्लेक्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, एलपीजी में नई पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो ज़्यादातर जो इम्फेसिस है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही दिया गया, जबकि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया और खाने पीने की चीज़ों की भी शॉर्टेज होने लगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिटीज, बच्चों नई पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो शहरों तक ही था, गांवों तक नहीं था। तो ये भी एलपीजी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो शहरों में ही ज़्यादा रहा और गांव के एरियाओं में इसका कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा। कल्चर डिक्लाइंस, ग्लोबलाइजेशन में जब हमने बाहर की कंपनियों को अलाउ किया कि वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ से उनका कल्चर भी आया और जो इंडिया का अपना सिविलाइजेशन है, अपना जो कल्चर है वो डिक्लाइन होने लगा। तो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो इंडिया में बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो कल्चर और पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन होने लगा। अब हम अपने पुराने रीति रिवाज, कस्टम, टेक्निक और ये सब चीज़ें भूल गए और वेस्टर्न के कल्चर हमें याद रहने लगे। डेवलपमेंट टू सिटीज ओनली, शहरों में ही विकास हुआ एलपीजी का। इकोनॉमिक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जब हमने बाहर की कंपनियों को परमिशन दिया कि वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो अपने साथ कैपिटल लेके आए, बट बाद में यहाँ से उससे भी ज़्यादा कैपिटल कमा के ले गए। तो ये एक कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था। बच्चों अब हम बात करेंगे डीमोनेटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन का पहले हमें मतलब बताना है कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, और फिर उसके बाद डीमोनेटाइजेशन का मेरिट्स और डीमेरिट्स हम डिस्कस करेंगे। बच्चों जब सर्कुलेशन में से कुछ नोटों को बंद कर दिया जाता है, लीगल टेंडर मनी को, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने अनाउंस किया कि जो 500 के और 1000 के नोट हैं वो अब नहीं चलेंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा, जो पूरी मनी सप्लाई के 86% को कवर करते थे। लोगों को 31 दिसंबर 2016 तक का टाइम दिया गया कि वो बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करा लें। जमा कराने की लिमिट जो है 2.5 लाख तक रखी गई और बैंकों से कहा गया कि अगर कोई 12.5 लाख से ऊपर जमा करता है तो वो टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। 500 के और 200 के नए नोट जो है लॉन्च किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। डीमोनेटाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ, इससे ब्लैक मनी खत्म हो गई, जो ब्लैक मनी थी जिस पे लोगों ने टैक्स नहीं दिया था। दूसरा, जो फेक करेंसी थी वो भी सर्कुलेशन से बाहर हो गई, फेक करेंसी। और इलीगल एक्टिविटीज से कमाया गया पैसा भी कम हो गया, उसमें भी डिक्लाइन आया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस लोग सीखे कि किस तरीके से पेटीएम के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट की जाती हैं, यूपीआई पेमेंट जो है लोगों ने सीखा। इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिला और उसका रेवेन्यू बढ़ा। और गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी हैं, जब गवर्नमेंट ने टैक्स के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाया तो उससे रीपेमेंट ऑफ लोन, अपने कर्जे चुकाए। इसका डीमोनेटाइजेशन का डीमेरिट्स भी था, इसके कुछ नुकसान भी थे। इससे लोगों को बहुत असुविधा हुई, लोगों को लाइनों पे खड़ा होना पड़ा नोट बदलने के लिए। गवर्नमेंट को बहुत कॉस्टली पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट को नए नोट छापने पड़े। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पे जो डीमोनेटाइजेशन है, व्यापार, बिजनेस और उस पर कंजम्पशन एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा इकोनॉमी स्लो हो गई और ग्रोथ रेट रुक गया, कम हो गया। करप्शन बढ़ा, लोगों ने नोट को बदलवाने के लिए बैंकों में पैसे दिए। कैशलेस ट्रांजैक्शन में कुछ डिफ़िकल्टी आई क्योंकि काफ़ी लोग जो है अनएजुकेटेड थे, तो उनको ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आया। डेली वेजेज जो अर्नर्स हैं उनको बहुत नुकसान हुआ, उनको घाटा हुआ, जो डेली पैसा कमा के और अपने लिए खाना लाते हैं। बताइए डीमोनेटाइजेशन का कॉमर्शियल बैंकों के पास जो कैश या लिक्विडिटी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। काफ़ी लोगों ने बैंकों में पैसा जमा किया जिससे बैंकों का जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ा और लिक्विडिटी, उनके पास जो कैश है वो इंक्रीज हुआ।
बताइए डीमोनेटाइजेशन का मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ा। इससे जो मनी की सप्लाई है वो कम हो गई। मनी की सप्लाई कम होने से प्राइस डाउन आए, क्योंकि फेक करेंसी और जो ब्लैक मनी है वो सर्कुलेशन में से बाहर हो गई। बताइए डीमोनेटाइजेशन का इन्फ्लेशन प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा। डीमोनेटाइजेशन से मनी की सप्लाई कम हो गई, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो गई और प्राइस भी कम होने लगा। अब हम बात करेंगे नया टॉपिक, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कॉमन टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है प्रोड्यूसर पे, और फिर प्रोड्यूसर उसे कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है और कंज्यूमर इनडायरेक्ट रूप से सरकार को जीएसटी पे करता है। ये एप्लीकेबल पूरे देश में जीएसटी को अप्लाई किया गया, जिसमें रेट ऑफ टैक्स सेम रखा गया। और जीएसटी जो है, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उनको हटाकर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ। जीएसटी के जो पार्ट हैं वो 3 है। पहला है सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। जब एक ही राज्य में चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है तो उसे उस पर जो टैक्स लगता है उसे सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है। एसजीएसटी दूसरा कंपोनेंट है। एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगाती है, जो राज्य के अंदर चीज़ों को खरीदा और बेचा जा रहा है उस पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है एसजीएसटी। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लगाया। और तीसरा है आईजीएसटी, ये वाला टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है तो उस पर जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उसे कहा जाता है आईजीएसटी। बात करेंगे जीएसटी के फायदे, जीएसटी के बेनिफिट्स की। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे देश में डिजाइन किया गया है, और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसी ये है कि जो टैक्स पे टैक्स लगता था उसको इसने खत्म कर दिया। अब एक ही टैक्स लगता है, एक ही प्रकार का। ये वन नेशंस वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें जो रेट ऑफ टैक्स है वो पूरे भारत में एक जैसा रहता है, जिससे गुड्स की जो मूवमेंट है स्टेट टू स्टेट वो बहुत ईजी हो जाती है। जीएसटी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है, जिससे जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारे देश के जो प्रोडक्ट हैं वो और देशों के प्रोडक्टों के साथ कंपटीशन करते हैं। जीएसटी का फायदा एक ये भी है कि इससे ग्रोथ रेट बढ़ता है, ग्रोथ रेट बढ़ा भी है। टैक्स सिस्टम बहुत आसान बनने से इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो है इंक्रीज होता है। टैक्सेशन सिस्टम बहुत सरल बना दिया गया। ये पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन भी, इसको ऑनलाइन जो है ऑनलाइन के थ्रू बहुत इजी बना दिया गया। बहुत सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें टैक्सेशन में जीएसटी के थ्रू जो है उनको कुछ एग्जम्पशन दिए गए, कुछ छूट दी गई। टैक्स जो रेट है, जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उन पे टैक्स रेट कम लगाया गया। इससे गरीब लोगों को काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी मदद मिली। जीएसटी के कुछ नुकसान भी थे। जीएसटी जो है फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। फीस स्ट्रक्चर टोटली नया था, तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उन्हें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ी और उन्हें कई बार नए नए सॉफ्टवेयर खरीदने पड़े। जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग राज्यों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया सभी सेलर्स के लिए।